हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसे हम मैथ्स में कोई भी डेटा होता है उस पर कैलकुलेशन करते हैं तो कई तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे एडिशन के लिए ऐड ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं माइनस का। ऐसे ही हम सी प्रोग्रामिंग में भी अगर कोई डेटा पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उस पर कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो कई तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो उन सभी ऑपरेटर्स के बारे में कि वो ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। तो जैसे आप मैथ्स में लिखते हैं ए प्लस बी, दैट मीन्स ए और बी दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स हैं। तो इनको आप जब ऐड करोगे तो आपको इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यूज का एडिशन मिलेगा, यानी सम मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये आपको प्लस साइन दिख रहा है ये आपका एक ऑपरेटर है, और जो आपको ये ए और बी दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कि ये ऑपरेंड्स हैं। नाउ ऑपरेटर मतलब जो कि डेटा आइटम पर या दो वैल्यूज पर काम करता है ताकि आपको कुछ रिजल्ट मिल सके। और ये जो ए और बी जो आपको ऑपरेंड दिख रहे हैं ये मतलब क्या है, ये डेटा आइटम्स हैं जिन पर ये ऑपरेंड कुछ काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी है तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देगा और प्लस दो नंबर्स का एडिशन देगा। तो प्लस और मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। किस पर? ऑपरेंड्स पर, ए बी और सी। तो ये ए बी सी हमारे यहाँ पर डेटा आइटम्स हैं या ऑपरेंड हैं जिन पर प्लस मल्टीप्लाई कुछ ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पर जो हमने ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी लिखा है, इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है। एक्सप्रेशन मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें ऑपरेटर्स भी हैं और आपके पास ऑपरेंड्स भी हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमको जो स्टेटमेंट मिलती है उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। और आपकी एक्सप्रेशन कितनी भी बड़ी भी हो सकती है और छोटी से छोटी भी। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल जैसे ए इक्वल टू बी लिखें तो ये भी आपकी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वल क्या है, एक आपका ऑपरेटर है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है, इक्वल क्या करता है, ये बी की वैल्यू को ए में असाइन कर देता है। तो आपकी एक सिंपल एक्सप्रेशन ए भी हो सकती है, केवल ए लिखा तो ये भी एक सिंपल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक ऑपरेंड है। वो हम देखेंगे जब हम सी में अपना आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपकी कोई बड़ी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट में हमने लिख दिया सी माइनस डी इंटू ई। तो ये भी आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे प्लस है, आपका ये ब्रैकेट है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। तो ये ऑपरेटर आपने मैथ्स में भी देखे हुए हैं। तो मैथ्स में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे आपने देखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड एंड ये ब्रैकेट्स। ऐसे ही सी में हमारे पास ये ऑपरेटर्स तो होते ही हैं, प्लस इनके अलावा भी और ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं जो हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम ऑपरेटर्स को कैटेगराइज करें सी में तो हमारे पास तीन कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स होती हैं बेस्ड ऑन कि ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर है, बाइनरी है एंड टर्नरी ऑपरेटर है। तो यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे यूनी का मतलब होता है वन। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनको हम यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी मतलब जिनको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। टर्नरी ऑपरेटर मतलब जिनको तीन ऑपरेंड चाहिए होते हैं अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो यूनिरी ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ, लॉजिकल नॉट एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। हम लिख सकते हैं प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए में देखिए प्लस प्लस एक ऑपरेटर है और ए ऑपरेंड है। यहाँ पर आपको प्लस प्लस के लिए कितने ऑपरेंड चाहिए? एक ही ऑपरेंड चाहिए, यानी प्लस प्लस आपका यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि एक ही ऑपरेंड पर ये काम कर रहा है। ऐसे ये नॉट वाला ऑपरेटर है, इसको आप नॉट ए लिख सकते हैं। ए मतलब ऑपरेंड है ये जिस पर ये नॉट काम कर रहा है, तो नॉट को भी एक ही ऑपरेंड चाहिए, तो इसलिए इन ऑपरेटर को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर जैसे हमने देखा कि इनको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं अपने काम करने के लिए। तो जैसे इसमें आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, रिलेशनल एंड सो ऑन। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे आपका प्लस है, प्लस क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है, ये आपने मैथ्स में देखा है। तो ये प्लस आपका दो ऑपरेंड ले रहा है, इसलिए प्लस को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ही आपका माइनस दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही आप ये देखें असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है? ए इक्वल टू अगर हम बी लिखे तो बी की वैल्यू को ए में इंसर्ट कर देता है, यानी असाइन कर देता है। ये भी आपने मैथ्स में देखा है। तो ये ऑपरेटर आपका दो ऑपरेंड ले रहा है, ए और बी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, तो इसलिए इसको भी हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऐसे ये सारे ऑपरेटर अपना काम करने के लिए दो ऑपरेटर को लेते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास एक ऑपरेटर आता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो ये सभी ऑपरेटर हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये मॉड ऑपरेटर आता है। अब ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी और इनके अंदर वैल्यूज है 15 एंड 6। अब आपको दो नंबर को अगर ऐड करना है तो आप इस प्लस साइन का यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी। ये दो नंबर को ऐड करके उनका आंसर दिखा देगा, जैसे 15 प्लस 6 21। ऐसे ही आपको दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी लिखा आपने, तो ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके उनका आंसर दे देगा। तो ए में था 15 और बी में था आपका 6, तो 15 माइनस 6 आपका 9 आ जाएगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। करेक्ट। नाउ अब हमारे पास ये जो दो ऑपरेटर दिख रहे हैं आपको, एक ये डिवीजन का ऑपरेटर और एक ये रिमाइंडर के लिए जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑपरेटर। करेक्ट। अब ये दोनों ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इसका हमें थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। ये जो डिवीजन ऑपरेटर आपको दिख रहा है ये आपको क्वोशंट देता है दो नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 15 डिवाइड बाय 6, तो आपको इनका क्वोशंट मिलेगा। तो जैसे आप 15 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे 6 2 जा 12 एंड रिमाइंडर विल बी 3। तो आपको ये जो टू क्वोशंट मिलता है ये इस वाले डिवीजन ऑपरेटर से मिलता है। तो 15 बाय 6 का आंसर आ गया 2। नाउ अगर आप a डिवाइडेड बाय b करें और आपने ये रिमाइंडर वाला साइन लगाया मतलब मॉड ऑपरेटर यूज किया है, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा दो नंबर्स का। तो 15 बाय 6 करेंगे तो आपको देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो आपको रिमाइंडर 3 आ गया। ये जो मॉड ऑपरेटर है ये हमेशा आपको इंटीजर आंसर ही देगा, कोई फ्लोट में नहीं देगा। करेक्ट। दूसरी चीज यहाँ समझने की है कि आपको ये मॉड ऑपरेटर दो इंटीजर वैल्यू के साथ ही यूज करना है, आप फ्लोट वैल्यू के साथ यूज नहीं कर सकते। मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू फ्लोट नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक वैल्यू भी अगर फ्लोट हो गई तो ये मॉड ऑपरेटर काम नहीं करेगा सी में। तो अगर हम इस क्वेश्चन ऑपरेटर के बारे में अगर हम समझें कि अगर हमें कोई नंबर नेगेटिव दिया हुआ है, मान लिया -15 दिया है या -6 दिया है, तो फिर क्वोशंट क्या आएगा? क्या क्वोशंट में नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्या साइन आएगा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये तीन एक्सप्रेशन दी गई हैं। करेक्ट। -15 बाई 6 आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। -15 बाई 6 का आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मतलब 15 बाई 6 करके क्वेश्चन कितना आएगा। और दूसरा आपको बताना है कि साइन क्या आएगा, कि 2 आएगा, -2 आएगा। ठीक है। तो 15 बाई 6 जैसा आपने देखा कि आपका क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है। तो डिवीजन ऑपरेटर यूज करके आपका क्वेश्चन तो आया 2, तो आप 2 लिखेंगे। ठीक है। अब साइन क्या आएगा? तो क्वेश्चन में जब आप साइन देखते हैं तो आप साइन वैसे ही देखते हैं जैसे मैथ्स में देखते हैं। तो देखिए ऊपर माइनस है, ठीक है, तो आप यहाँ माइनस लगा दें। ठीक है। जैसे दूसरे वाले में देखिए 15 बाय -6 है, तो आप 15 बाय 6 होता, केवल पॉजिटिव 6 होता, तो आपका क्वेश्चन कितना आता है 2, यानी मैग्नीट्यूड तो आ गया 2। अब साइन क्या लगाएं? तो वही है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो जैसे मैथ्स में आप होता है माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा -2। अब अगर है आपके पास -15 बाय -6, यानी दोनों नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे? तो 15 बाय 6 का मैग्नीट्यूड तो 2 आ जाएगा। अब साइन क्या आएगा? तो आप कह सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, तो यानी 2 आएगा, या आप कह सकते हैं +2 आएगा। तो ये जो साइन का फंडा है ये सेम वैसा ही है जैसे नॉर्मल मैथ्स में होता है, यानी दो नंबर से अगर कोई एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ही लगाएंगे आप आउटपुट में, और दोनों ही नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा वो क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस रिमाइंडर ऑपरेटर को, मतलब मॉड ऑपरेटर को। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 मॉड 6 लिखा है और -15 है इसमें आपके, तो 15 बाय 6 इसका जो रिमाइंडर है वो आपका 3 आएगा, दैट इज ओके। साइन क्या आएगा? तो आपको ये ध्यान देना है जब भी मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं सी में, तो आपका आउटपुट में साइन वही आएगा जो न्यूमरेटर का होगा। यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है -15, और -15 इज अ नेगेटिव नंबर, तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना है। ऐसे ही दूसरा नंबर है 15 डिवाइडेड बाय -6, मैग्नीट्यूड 3 आएगा और साइन क्या आएगा? जो न्यूमरेटर का होगा। अब न्यूमरेटर में 15 है, 15 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आपका यहाँ प्लस ही रहेगा, मतलब +3 कहें या प्लस लगा दें एक ही बात है, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव। ऐसे ही -15 डिवाइडेड बाय -6, मैग्नीट्यूड वैसे ही कहा जैसे आपने 3, साइन क्या आएगा? क्योंकि -15 न्यूमरेटर क्या है? नेगेटिव, तो आप नेगेटिव लगाएंगे, तो आंसर आएगा -3। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपके क्वेश्चन और मॉड में साइन यूज कर रहे हैं हम आउटपुट में।
अब नेक्स्ट चीज समझने की है, अगर आपको दो नंबर्स डिवाइड किए, जैसे आपने 15 और 6 डिवाइड किए, आपको इनका आंसर पॉइंट में चाहिए। मतलब अगर आप 15/6 करें और आप इसको पूरा डिवाइड करें तो 6 2 12 3 आया। अब आप यहाँ जीरो लगा करके, यहाँ पॉइंट लगा करके 6 5 30 कर सकते हैं। करेक्ट? यानी कि आपका क्वेश्चन आया 2.5 अगर आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करें 15 को 6 से। तो अगर आपको यहाँ पर 2.5 चाहिए तो कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमें एक सी में समझना पड़ेगा कि सी में अगर दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, डिवीजन ऑपरेटर, तो अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर आपने यूज किया है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हैं, तो आपका जो आउटपुट आएगा यानी क्वेश्चन आएगा वो इंटीजर ही आएगा, फ्लोट नहीं आ सकता है। फिर क्वेश्चन तो वही हो गया कि हम फ्लोट आंसर कैसे लाएं। मतलब मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा था 2 की जगह 2.5 चाहिए, तो मैं कैसे लाऊं? तो इसका आंसर है, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, यानी आप क्वेश्चन चाहते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक भी आपका फ्लोट हो जाए, तो आपका आउटपुट फ्लोट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही फ्लोट है, तो आउटपुट फ्लोट आएगा। न्यूमरेटर फ्लोट है तो फ्लोट आंसर आ गया, डिनोमिनेटर फ्लोट है तो फ्लोट आंसर आ गया। दैट मीन्स जो आप ये कर रहे थे 15/6, अब अगर आपको 2.5 चाहिए तो कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। अब फ्लोट कैसे बनाए? एक सिंपल सा तरीका है, आप 6 को अगर 6.0 दे दें तो आपको पता है 6.0 क्या है? एक फ्लोट नंबर है। तो वो देखेगा अच्छा ये तो इंट है और 6.0 क्या है? एक फ्लोट है। तो आपका आंसर 2.5 आ जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं 15.0 डिवाइडेड बाय 6, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर को फ्लोट बना दिया। या आप ये भी कर सकते हैं 15.0 अपॉन 6.0, तो भी इन दोनों से आंसर आपका 2.5 यानी फ्लोट आ जाएगा। अब हम इन सभी ऑपरेटर्स को एक बार चेक करते हैं अपने सी प्रोग्राम में कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही काम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है, और इस प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, जो भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, उन सभी को हम यूज करके देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उनका फिर रिमाइंडर भी निकालूंगा। तो जैसा आपने समझा कि आपको दो ऑपरेंड पे काम करना है, करेक्ट? तो आपको कितने वेरिएबल चाहिए होंगे जिनके अंदर आप डेटा स्टोर कर सके? तो आपको दो वेरिएबल चाहिए होंगे जिनके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सके, जो यूजर से इनपुट करना है आपको, करेक्ट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे। अब हम वेरिएबल कैसे लें? तो अभी हम क्या करेंगे, दो इंटीजर वेरिएबल लेंगे, फ्लोट टाइप के नहीं लेंगे, और फिर बाद में देखेंगे जब हम इंटीजर्स पे काम कर लेंगे कि फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स पे लेकर के कैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेंगे। तो मैं लेता हूं दो इंटीजर वेरिएबल इंट a कॉमा b। अब मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अब इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगा यूजर से। मैं डायरेक्टली a इक्वल टू 15 या b इक्वल टू 6 नहीं लिखूंगा, मैं स्कैनफ से लिखूंगा, क्योंकि स्कैनफ से वैल्यू कैसे लेते हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये फ्लेक्सिबल तरीका है कि यूजर से ही हम वैल्यू लें। तो अगर आपने मेरे प्रिंटफ और स्कैनफ की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यूजर से पहले मैसेज शो करूंगा कि प्रिंटफ एंटर दी टू वैल्यूज, एंटर दी टू वैल्यूज। आप ये भी कह सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो भी आपकी मर्जी है। अब मैं स्कैनफ करके यूजर से वैल्यू मांगूंगा, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा, अब कितनी वैल्यू चाहिए? दो। तो ए और बी के अंदर तो आप m%a m%b ऐसे करके आप ले सकते हैं, ठीक है? अब आपने दो वैल्यू यूजर से मांग ली। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ऑपरेटर्स को यूज करके। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स को ऐड करूंगा, इन a और b को ऐड करूंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल a प्लस b, ठीक है? अब हुआ क्या, a प्लस बी में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल a में है 15, b में है 6, तो 15 प्लस 6 कितना होता है? 21। अब ये 21 कहाँ जाएगा, है ना? कहीं तो स्टोर होगा ना। तो जैसे मैथ्स में आपको पता है, अगर आप लिखते हैं ऐसे c इक्वल टू a प्लस बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 प्लस 6 जो a और b में है वो ऐड हो गया और बन गया 21। अब ये 21 c में चला जाएगा, ठीक है? तो अब ये c में 21 आ गया। अब क्वेश्चन है ये c क्या है, कंपाइलर को तो पता नहीं है। जैसे a और b दो इंट टाइप के वेरिएबल है, ऐसे c भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कॉमा c, ठीक है? अब आपका c में 21 आ गया। अब मैं इस c को पहले प्रिंट करा के देखता हूँ। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा, किसमें आंसर है आपका? सी में। तो क्या होगा, सी में जो 21 आया था वो परसेंटाइल डी की जगह पेस्ट हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा सम इक्वल टू 21, ठीक है? अब मैं इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपको।
तो देखिए अब मुझसे ये मांग रहा है दो वैल्यूज, एंटर दी टू वैल्यूज। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, आप अगली लाइन में देना चाहें तो एंटर करके दे सकते हैं। मैं अगली लाइन में वैल्यूज देना शुरू करूंगा। मैंने दिया 15 और दूसरी वैल्यू दी 6। तो देखिए मेरा आ गया सम इक्वल टू 21, यानी मेरा परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, सम इक्वल टू परसेंटाइल डी लिखा है आपने तो ये आ रहा है। आप लिखना चाहते हैं सम ऑफ लेट्स से 15 एंड 6, तो वो भी आपका हो सकता है। आप लिखते हैं सम ऑफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी इक्वल टू दिस। तो देखिए इससे क्या आंसर आ रहा है, ये मुझसे दो वैल्यू मांग रहा है। मैंने दिया 15, दूसरा दिया 6, सम ऑफ 21 एंड दिस इक्वल टू दिस। ये तो गलत आंसर आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया है, तो देखिए यहाँ पर आपने 3 परसेंटाइल डी यूज किए और वेरिएबल केवल एक यूज किया है। तो हो क्या रहा है, सी में जो 21 था वो निकल के पहले वाले परसेंटाइल डी की जगह पेस्ट हो गया, इसलिए सम ऑफ 21 आ गया। बाकी इन दोनों परसेंटाइल डी पे कहाँ से वैल्यू आएगी, तो इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है ना, कुछ गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है। तो आपको कुछ ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले परसेंटाइल डी पे ए की वैल्यू चाहिए, दूसरे परसेंटाइल डी पे बी की वैल्यू चाहिए और तीसरे परसेंटाइल डी पे सी के अंदर वाली वैल्यू चाहिए। तो आपको वही ऑर्डर यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। तो पहले वाला ए में जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू बी से निकल के परसेंटाइल डी दूसरे वाले में जाएगी और तीसरे परसेंटाइल डी पे सी से निकल के आ जाएगी। तो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देखिए मुझसे बोल रहा है टू वैल्यू, मैंने डाल दिया। अब आ गया सम ऑफ 15 एंड 6 20। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग आपने पहले वीडियो में देख रखी है, प्रिंटर स्कैनफ वाली वीडियो में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं इसको फॉर्मेटिंग करके अपना आंसर अच्छा रीडेबल बना रहा हूँ। अब ऐसे ही मैं और ऑपरेटर्स को भी यूज करूंगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारे ऑपरेटर्स को यूज करूंगा और आपको आंसर दिखाते हैं। तो मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल इक्वल टू दिस, और आपका यहाँ सब्ट्रैक्शन में कहीं से आंसर आएगा। अब यह आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सी में से तो वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि सी में तो एडिशन वाला सम है। तो आपने क्या करा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, दो नंबर का एडिशन होकर सी में आ गया। अब दो नंबर का सब्ट्रैक्शन होकर के किस में आंसर आएगा, उसके लिए आप या तो चाहे तो सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी क्यों यूज कर सकते हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पर सी लिख दूं तो ये भी वैलिड है और आपका आंसर देखिएगा कि ठीक आएगा। पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए टू वैल्यूज मांग रहा है, मैंने 15 और 6 दिया। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ 15 एंड 6 21, सब्ट्रैक्शन ऑफ 15 एंड 6 9। 15 में से 6 गया तो 9 ही होता है, बस स्लैशन कर दें अगर तो हमारा अलग अलग लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आंसर तो ठीक आ रहा है। अभी क्यों आ रहा है, देखिए 15 और 6 21 हुआ था, एडिशन करके सी में 21 आ गया था, करेक्ट। अभी सी में 21 है, ए माइनस बी किया यानी ए में 15 ही है और बी में 6 है, तो 15 में से 6 गया यानी 9, ये 9 सी में जा रहा है, यानी सी में अभी तक क्या था 21, लेकिन अब सी में क्या आ गया होगा 9, क्योंकि 21 वाली वैल्यू के जगह पर 9 को बिठा दिया गया है। तो या तो 21 रहेगा या 9, और रहेगा कौन सी वाली वैल्यू, जो लेटेस्ट वैल्यू होती है। तो सी में अब जो 9 आ गया है वो सी में स्टोर हो जाएगा। तो अब नया सी की वैल्यू क्या हो गई है 9, इसलिए यहाँ पर आपको 15 और 6 का सब्ट्रैक्शन 9 परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर ऐसे बार बार मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, करेक्ट, तो आपको ये लाइन बार बार लिखनी पड़ रही है, ये वाली लाइन है ना, ऑपरेटर्स को चेंज कर करके। आप चाहें तो इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहाँ पर, प्रिंट एफ में, यानी आपको ये एक्स्ट्रा इधर से नहीं लिखनी है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइन को मिटा दूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस बी डायरेक्ट, और ऐसे इस सी को मिटा दूंगा और मैं लिख दूंगा ए माइनस बी। आप चाहें तो इस सी को मिटा सकते हैं क्योंकि अब मेरे को यहाँ सी की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ, देखिएगा आंसर परफेक्ट आएगा पहले जैसा ही। मैंने दो वैल्यूज देनी है, लेट्स से अब आप कुछ सेम वैल्यू भी दें या दूसरी भी, मैंने 20 दे दिया और 30 दे दिया। ठीक है, देखिए सम ऑफ 20 एंड 30 50 होता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 एंड 30 -10 होता है। परफेक्ट, मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो ऐसे ही अब मैं ये बचे हुए जो ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, इनको भी यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर सब निकाल दिया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखिए मुझसे दो वैल्यू मांग रहा है, 15 और 6 देता हूँ। तो देखिए 15 6 का सम 21, 15 6 सब्ट्रैक्शन करके 9, 15 6 का मल्टीप्लिकेशन 90, ओके। 15 एंड 6 का जो क्वोशिएंट आएगा वो 2 आएगा, दैट इज ओके। एंड 15 एंड 6 को अगर हम डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा हमारा 3। परफेक्ट, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब
क्वेश्चन है कि 15 और 6 को अगर मैं डिवाइड करूं मुझे 2.5 चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, किसी भी एक नंबर्स को ए या बी में से किसी एक को भी क्या बना दीजिए, फ्लोट बना दीजिए। अब यहाँ पर ए और बी तो क्या है, कुछ वेरिएबल है, कोई वैल्यूज नहीं है डायरेक्ट ना, तो मैं क्या करूंगा, आप बी को अगर बी में अगर 6 है और आप इसको 6.0 बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.0 के साथ। अब ये क्या माना जाएगा, 6 इंटू 1.0 आपका 6.0 माना जाएगा, यानी 15/6.0 बन जाएगा ये, यानी एक भी कोई एक नंबर फ्लोट हो गया तो आपका आंसर फ्लोट में आएगा। आप ए को भी कर सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई 1.0, ठीक है, बस ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रैकेट लगाने क्यों जरूरी है, जब हम एक्सप्रेशन इवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको क्योंकि आंसर फ्लोट में आएगा a बाय बी इंटू 1.0, तो आप यहाँ पर f लगा दीजिए, ठीक है, ताकि आंसर आपका फ्लोट में आ जाए। a और b अभी भी इंटीजर में ही रहेंगे, ठीक है, ध्यान देने की बात है, b कोई फ्लोट बना नहीं है, b टेम्पररी टाइम के लिए फ्लोट बन गया है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो दो वैल्यू मांग रहा है, मैंने दिया 15 और 6। देखिए आपका क्वेश्चन देखना था हमें, बाकी सारे आंसर तो ठीक आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है 2.500, परफेक्ट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक। अब अगर मैं ए और बी के अंदर फ्लोट वैल्यूज डालना चाहता हूँ और उनके ऊपर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर करना चाहता हूँ, तो ए और बी तो इंट है, इनके अंदर अगर मैं फ्लोट वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 15.9 डालना चाहता हूँ ए के अंदर, तो वो ए के अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि ए तो इंट टाइप का है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को मुझे फ्लोट टाइप के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं फ्लोट टाइप का बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा फ्लोट ए कॉमा बी। अब क्योंकि ए और बी फ्लोट है तो आपको इन सब की जगह परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा। अब जहां भी ए और बी के लिए आपने परसेंटाइल डी यूज किया उसकी जगह परसेंटाइल एफ कर दीजिए। तो मैंने हर जगह परसेंटाइल एफ लिख दिया है। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए मुझको एक एरर आ रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी परसेंटेज एंड फ्लोट एंड आपकी रिमाइंडर वाली लाइन पे ए मॉड बी पर एरर आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि मॉड ऑपरेटर फ्लोट वेरिएबल के साथ यूज नहीं होता है, तो इसलिए एरर आ रहा है, कंपाइल एरर आ रहा है, कंपाइलर मुझे एरर दे रहा है। तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक, दोबारा फिर चलाते हैं इस प्रोग्राम को। मैं देता हूँ 15.5 एंड 6। अब देखिए 15.5 एंड 6 का सम 21.5 ओके है, सब्ट्रैक्शन भी देखिए सब कुछ ओके है, मल्टीप्लिकेशन दैट इज ओके। क्वेश्चन अगर आप देखिए 15.5 को 6 से डिवाइड करें तो आपका इतना ही आएगा, 2.583 एंड सो ऑन, ठीक है। रिमाइंडर हमने किया नहीं है, तो यानी कि अब हमारा आंसर परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आप ये b.0 को अब हटा सकते हैं क्योंकि b तो वैसे भी क्या बन चुका है, फ्लोट बन चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आपने लिखा है a इक्वल टू 0, तो ये 0 को a के अंदर असाइन कर देगा, यानी इंसर्ट कर देगा, मतलब a के अंदर 0 वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, प्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आपने लिखा a इक्वल टू 50, तो ये 50 वैल्यू को a के अंदर असाइन कर देगा, ये इक्वल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल a के अंदर अब क्या आ गया 50। ऐसे ही b इक्वल टू -70 से b के अंदर -70 असाइन हो जाएगा। a इक्वल टू b से क्या हो जाएगा, b की वैल्यू a में चली जाएगी, b की वैल्यू a में चली जाएगी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -70। अब 50 नहीं रहेगा, ठीक है, तो a में भी -70 और b में भी -70 हो गया। नाउ अब आप में थर्ड में है a 10 है, b 20 है, a में 10 है, ठीक है, और b में आपका 20 है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। अब अगर आपका एक ही लाइन में 3 बार आपने ये यूज कर लिए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो अब क्या होगा, इसमें आपको राइट टू लेफ्ट चलना होता है जब मल्टीपल आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा जब हम एक्सप्रेशन इवोल्यूशन समझेंगे, जिसमें आपको प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी ये रूल समझाए जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 50 को सी के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको बी में डालेंगे, जो आंसर आएगा ए में डालेंगे। कैसे, 50 को सी में डालिए, तो सी में आ गया 50, ठीक है। अब यहाँ से आपका टोटल आंसर जो 50 आया वो अब जाएगा बी में, अब इस बी में डाल दीजिए। अब यहाँ से टोटल आंसर आ गया है आपका एक तरह से 50, बी में भी चला गया है और यहाँ 50 प्लेस हो जाता है। अब इस 50 को ए में डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल ऑपरेटर आपको दिख रहा है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो 50 चला गया ए में, 50 चला गया ए में। तो फाइनली क्या हो गया, ए में भी 50, बी में भी 50, सी में भी 50, यानी कि जो भी लास्ट में वैल्यू लिखी थी वो सब में वही चली गई, ठीक है। तो ऐसे ये इक्वल ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स अगर यूज हुआ है तो काम करता है। अब आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा चीजें। तो जैसे आपने ये लिखा है a इक्वल टू a प्लस 2, इसमें क्या होगा, इक्वल ऑपरेटर a प्लस 2 की वैल्यू को a में इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल
आपका ए में है 10, ठीक है, इनिशियली यहाँ पर ए में आपका 10 था। 10 प्लस 2 कितना होता है 12। तो ये 12 क्या होगा ए में चला जाएगा, तो 10 में 2 ऐड होगा और जो यहाँ 10 था उसकी जगह 12 आ जाएगा, तो यहाँ से 12 ए में चला गया। अब इसमें क्या है, आपके पास एक छोटा तरीका भी है इस लाइन को लिखने का, जब इक्वल भी है और यहाँ कोई नया ऑपरेटर है, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू 2। ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों सेम है, इक्वलेंट है, ये बस शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। तो यहाँ पर जो ये प्लस इक्वल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब असाइनमेंट तो हो रहा है लेकिन इसमें एक और ऑपरेटर भी मिक्स है, ठीक है। ऐसे ही ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है और उसी के अंदर डाल रहा है, तो आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लिखा ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 2 और फिर आप कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 भी यही लाइन है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर भी अगर ए ही है तो ही आप इस लाइन को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड सो ऑन। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म के लिए ये ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ प्रोग्राम लिखा है, ए में 10 है, बी में 20, फिर ए बी सी सब में 50 डाल दिया है, प्रिंट कराया वैल्यू को, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2, फिर से प्रिंट कराया। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। पहली लाइन से ए बी सी तीनों की वैल्यू 50 आ गई है ना, जैसा हमने डिस्कस किया था, 50 सब में चला जाएगा। और ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 से क्या होगा, 50 था ए में, 50 मल्टीप्लाई 2 100, तो ए में अब नया वैल्यू 100 चला गया है और 50 मिट गया है, तो इसलिए ए में 100 आ रहा है और बी में 50, सी में 50, बी और सी में 50 यहाँ से हो गया था। अब मैंने ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 लिखा है और फिर ए बी सी को प्रिंट कराया है, तो फिर देखिए अब क्या आंसर आएगा। यहाँ तक तो वही आंसर आ रहा है, 100 50 50 जैसा डिस्कस किया था, यानी ए में 100 हो गया था, बी में 50 और सी में 50। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, क्योंकि इस लाइन का मतलब सेम है, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2, मतलब ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके ए में डाल दो। तो यहाँ पर देखिए ए में क्योंकि 100 था, तो 100 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 200, ए में 200 चला गया, इसलिए मेरा ए में 200 आ गया है। तो लास्ट में देखिए ए में 200 है और बी और सी की वैल्यू अनअफेक्टेड है, 50 50 ही रहा है। दैट मीन्स ये लाइन और ये ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 इक्वलेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ। सो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें आपको ये ऑपरेटर दिख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये है आपका इक्वलिटी ऑपरेटर और ये है नॉट इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, ये दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दो लोगों की एज को कंपेयर करना है, जैसे एक पर्सन की एज है 15 और दूसरे की है 10, तो आपको चेक करना है कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 15 इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो आप ये चीज कंपेयर करने के लिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आप रिलेशंस को चेक करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब अगर किसी ने बोला कि 15 10 से बड़ा है, मतलब आपको किसी ने ऐसा लिख के दे दिया, तो आप इसको लिए क्या कहेंगे, हाँ बोलेंगे या ना, मतलब ये जो रिलेशन दिखा है ये सही है या गलत है। आप कहेंगे 15 तो 10 से बड़ा होता है, यस, तो आप बोलेंगे ट्रू, करेक्ट। ऐसे ही सी में भी क्या होता है, इन ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है वो ट्रू या फॉल्स आता है, मतलब ट्रू को सी में बोला जाता है 1 और फॉल्स को सी में बोला जाता है 0। तो यानी ये 1 और 0 जो आउटपुट में आएंगे, ये ट्रू और फॉल्स को डिनोट करने के लिए है। तो जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो a इक्वल टू हमारा 15 है और b इक्वल टू 10 है, और इसी को हम लेकर के समझते हैं। अब जैसे आपको यहाँ लिखा है a ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या है 15 ग्रेटर देन 10, ये लिखा हुआ है कहीं पर और आपसे पूछा गया बताओ ये सही है या गलत, तो आप कहेंगे 15 तो 10 से बड़ा होता है, ये तो सही है। तो इसलिए इस रिलेशन का क्या आउटपुट आया, ट्रू। और सी में एक्चुअल में ट्रू प्रिंट नहीं होगा, सी में क्या प्रिंट होगा 1, क्योंकि ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई बोलता है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों अगर लगा हुआ है तो इसमें से कोई भी एक चीज ट्रू होनी चाहिए, या तो 15 10 से बड़ा होना चाहिए या 15 10 के इक्वल होना चाहिए। अब आप बताएं इनमें से क्या ट्रू है, आप कहेंगे 15 10 से बड़ा है, इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना, तो कोई भी एक ट्रू है, तो इसलिए टोटल इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा ट्रू और आंसर आ जाएगा फाइनल 1। ऐसे ये लेस देन ऑपरेटर है, तो अगर आपने लिखा 15 लेस देन 10, क्या ये ट्रू है, 15 10 से छोटा होता है, नहीं, तो इसलिए फॉल्स। ऐसे ही 15 10 से छोटा भी नहीं है और इक्वल है क्या, इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए ये वाली लाइन से भी क्या मिलेगा, फॉल्स, यानी 0। नाउ
अब हम आते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर पे। तो ये जो नॉट इक्वल है, इसका क्या मतलब है? आपने लिखा 15 इज नॉट इक्वल 10, ठीक है? क्या 15 10 के इक्वल नहीं होता है? ये ऐसा कह रहा है। तो आप कहेंगे यस 15 10 के इक्वल नहीं होता है। तो यानी इस पूरे रिलेशन का आंसर क्या मिला कंपेयर करने के बाद? ट्रू। तो इसलिए आपको 1 मिल रहा है। ऐसे आप यहाँ चेक करें कि बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो बी में कितना है 10, तो 10 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो ट्रू है, तो इसलिए आंसर आ गया 1। ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर है। ये क्या है? आपका इक्वलिटी ऑपरेटर है। ये दो वैल्यूज को, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर जो भी एक्सप्रेशंस लिखा है उनकी जो फाइनल वैल्यू आती हैं उनको कंपेयर करता है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो a 0 के बराबर है मतलब 15 क्या 0 के बराबर है? आप कहेंगे गलत, ऐसा तो नहीं है, इसलिए 0 आया, यानी आंसर 0 आया। ठीक है, ये 0 और ये 0 सेम नहीं है। a ग्रेटर देन 8 मतलब 15 8 से बड़ा है, ये तो सही है, तो 1। 10 40 से बड़ा है, गलत, तो 0। नाउ यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन दे दी, a प्लस 2 ग्रेटर देन b बाई 2। इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू कितनी है 15 और प्लस 2 लिखा आपने, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ग्रेटर देन b में कितना है 10 बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करें, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है ना कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है उसको आप पहले चेक करते हैं, है ना। ये सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें हम प्रेसिडेंस वगैरह सब, एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। तो ग्रेटर देन क्या करेगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस के पहले रिजल्ट को कंपेयर करेगा, लेकिन आपको पहले इनका आउटपुट चाहिए सिंगल वैल्यू में। 15 प्लस 2 17 ग्रेटर देन 10 बाई 2 मतलब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा 5। क्या 17 5 से बड़ा होता है? आप कहेंगे यस, इसलिए इस टोटल का आंसर आ रहा है ट्रू। ट्रू मतलब 1। आप यहाँ पर ये जो ऑपरेटर देख रहे थे डबल इक्वल जो लिखा है, इसको इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं और ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और एक आपने ऑपरेटर पढ़ा था सिंगल इक्वल, मतलब ये वाला ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, 15 की वैल्यू को a के अंदर डाल रहा है। लेकिन अगर आपने लिख दिया a इक्वल इक्वल 15, इसका क्या मतलब है? ये 15 को a के अंदर इंसर्ट नहीं करेगा, ये 15 और a को कंपेयर करेगा, क्या a की वैल्यू 15 के बराबर है या नहीं है। ध्यान देने की बात है, इससे तो टोटल आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। लेकिन a इक्वल टू 15 से क्या होगा, 15 a के अंदर चला जाएगा। तो दोनों ऑपरेटर में डिफरेंस है। तो अब मैं इन ऑपरेटर को आपको सी प्रोग्राम में यूज करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर a में 15 ला रहा है, b में 6 और अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके दिखाए हैं। तो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 15 6 से बड़ा होता है इसलिए 1 आ रहा है। 15 6 से बड़ा या इक्वल है, यस बड़ा तो है ना, इक्वल नहीं है कोई बात नहीं, तो 1 आ रहा है। 15 6 से छोटा है, नो, तो इसलिए 0 आ रहा है ना। और ना ही इक्वल है तो भी 0 आ रहा है। नॉट इक्वल, क्या 15 6 के इक्वल नहीं है, यस, इसलिए 1 आ रहा है ना। ए बी से बड़ा है, यहाँ पर आपका ये 2 बार लाइन हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, 1 है। और सबसे लास्ट में क्या है, ए डबल इक्वल बी, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या सेम है, 15 और 6 सेम है, नो, तो इसलिए 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 15 दोबारा फिर डाल देता हूँ बी के अंदर, तो देखिए लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, ए और बी, इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए 1 आना चाहिए, क्योंकि ए और बी क्या बराबर है इन दोनों की वैल्यू, यस, इसलिए लास्ट में इक्वलिटी ऑपरेटर का आंसर आ रहा है 1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से ये हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, ए इक्वल बी लिखते हैं, डबल इक्वल हटा देते हैं, तो देखिए क्या आंसर आएगा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 15, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू अब ए में जा रही है, यानी कि बी में 15 है तो ए में क्या आ गया 15, इसलिए परसेंटाइल डी की जगह 15 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लेट से केवल 5 लिखता हूँ, बी के अंदर केवल 5 है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 5 आंसर आएगा। कैसे, देखिए सबसे लास्ट में 5 आ रहा है, क्यों, बी की वैल्यू ए में जा रही है, बी में 5 है तो ए में अब 5 आ गया है, और इस टोटल एक्सप्रेशन का आंसर 5 आ गया है, और वो 5 यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है, ये सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल इक्वल मतलब वो रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि दो वैल्यू को कंपेयर करता है और 1 या 0 आंसर देता है। तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा कि जहां पर आपको सिंगल इक्वल लिखना है वहां डबल लिख दिया और डबल की जगह सिंगल इक्वल। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर, और इसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर आते हैं। पहला है हमारा एंड ऑपरेटर, इसको हम लॉजिकल एंड भी बोलते हैं या सिंपल एंड भी बोलें। दूसरा है लॉजिकल और ऑपरेटर या और ऑपरेटर, और तीसरा है हमारे पास नॉट ऑपरेटर या लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ये दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, और हमारा जो आउटपुट देते हैं ये फाइनली ये 1 या 0 देते हैं। तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था, वो भी हमें 1 या 0 ही आउटपुट देते हैं, लेकिन
लॉजिकल और रिलेशनल दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो ऑपरेटर क्या कर रहे थे, दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर रहे थे, उनके बीच में छोटा बड़ा नॉट इक्वल ऐसे बता रहे थे। जबकि ये ऐसे छोटे या बड़ा कंपेयर नहीं करते हैं, दो एक्सप्रेशंस को ये कंबाइन करते हैं और फिर फाइनली बताते हैं कि आपका आंसर 1 या 0 आएगा। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे थोड़ी देर बाद कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है, दोनों तरफ एक एक्सप्रेशन है, इधर एक्सप्रेशन 1 और इधर एक्सप्रेशन 2, ठीक है। ऐसे ही और ऑपरेटर को हम ऐसे ऑपरेंड लगा करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉट ऑपरेटर कितने यूज करता है आपके ऑपरेंड, एक ही, तो इसलिए नॉट ऑफ एक्सप्रेशन लिख दिया है, मतलब एक ही एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन नहीं चाहिए उसको, दो ऑपरेंड नहीं चाहिए नॉट ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इन तीनों ऑपरेटर्स को एंड और नॉट को एक एक करके समझते हैं। तो पहला ऑपरेटर हमारे पास है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये लॉजिकल एंड कैसे काम करता है वो हम समझते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड इधर भी एक्सप्रेशन नंबर 1 हमने लिख दिया और राइट हैंड साइड इधर एक्सप्रेशन 2। तो ये काम कैसे करता है इसको समझने से पहले एक ये टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में देखिए एक्सप्रेशन 1 इसको बोला गया कि अगर वो फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 अगर ये भी फॉल्स है तो फाइनली क्या आएगा, फॉल्स। एक्सप्रेशन 1 या 2 इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है, देखिए कोई भी एक फॉल्स है, यहाँ एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, यहाँ एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, तो तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा आंसर क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है, दैट मीन्स कोई भी एक एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू तभी आएगा जब दोनों एक्सप्रेशन का आंसर इसे ट्रू दिखता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें जरूरत पड़ती है कि ये बताना है कि हमें बोला गया 15 लिखा है और बोला गया बताओ ये सी में ट्रू माना जाता है या फॉल्स माना जाता है, तो आप कहेंगे 15 को एक ट्रू वैल्यू के रूप में देखते हैं। ऐसे ही कोई नेगेटिव नंबर है वो भी एक ट्रू माना जाएगा, लेकिन 0 अगर है उसको हम फॉल्स बोल सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 15, ठीक है, और फिर लगाया एंड, फिर लिख रहा है यहाँ पर 17। यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई अलग से आपके ऑपरेटर्स यूज नहीं है, मतलब प्लस इक्वल, सिंपल 15 और 17 लिख दिया। आपका एक ऑपरेटर यूज किया गया है, कौन सा, लॉजिकल एंड। यहाँ पर क्या होता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है पहले, तब ये एंड ऑपरेटर काम करता है। तो आप देखिए इस पूरे 15 को आप क्या मानेंगे, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ बोला कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यानी जीरो को छोड़ के कुछ भी हो वो ट्रू माना जाता है। अगर आपको बोला गया कि बताओ क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहेंगे ट्रू एक नॉन जीरो वैल्यू है तो ये ट्रू है। 17 इसको भी ट्रू बोलेंगे, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर क्या कहेगा, अच्छा मुझे एक्सप्रेशन 1 का आंसर ट्रू मिला है, एक्सप्रेशन 2 का भी आंसर क्या मिला है, ट्रू मिला है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। और सी में ट्रू तो प्रिंट होगा नहीं, क्या प्रिंट होगा, 1, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ रिलेशनल ऑपरेटर में, तो आपका आंसर आएगा 1। तो 15 एंड 17 इसका आंसर आएगा 1। तो इसने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशन के रिजल्ट को कंबाइन किया, ट्रू एंड ट्रू को कंबाइन किया और उस पर ऑपरेशन किया और क्या दे दिया आपको, 1 दे दिया। ऐसे ही आपको अगर -15 बोला गया एंड और यहाँ पर 17 बोला गया तो क्या बोलेंगे, -15 जीरो तो नहीं है ना, नेगेटिव नंबर है, कोई बात नहीं, ट्रू है, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू ट्रू बोलते हैं। 17 ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू फिर से आंसर आ गया ट्रू, मतलब 1 आ गया। अगर आपको बोला गया 15 एंड 0, अब क्या आंसर आएगा, 15 ट्रू है दैट इज ओके, लेकिन 0 तो क्या है, फॉल्स है, तो आपको क्या आंसर आएगा, एंड कहता है कोई भी एक एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है तो मैं फॉल्स दूंगा, फॉल्स का मतलब तो फाइनल आउटपुट 0 दे देगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की टेबल ये है, इसमें देखिए क्या है, आपका ट्रू आंसर कब कब आ रहा है, ट्रू आंसर तब आ रहा है जब भी कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो। तो देखिए यहाँ एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, इस वाले में एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और इस वाली रो में एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो तीनों में आपका आंसर ट्रू आ रहा है। फॉल्स तभी आ रहा है जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स है। तो ये ऑपरेटर लॉजिकल और ऑपरेटर लीनियंट है इन कंपैरिजन टू लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कैसे, लॉजिकल और कहता है कोई भी एक एक्सप्रेशन मुझको ट्रू दे दो तो मैं फाइनल आउटपुट आपको ट्रू दे दूंगा। लॉजिकल एंड कहता है कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो मैं फॉल्स ही दूंगा, मुझे तो दोनों की दोनों क्या चाहिए थी, ट्रू चाहिए थी,
तभी मैं आंसर क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि लॉजिकल एंड में क्या होता है, थोड़ा क्रूअल है। क्रूअल से थोड़ा आपको इमेज बन जाएगी कि कैसे याद रखना है। अब ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 15 और 17, ठीक है। तो 15 क्या है आपका, ट्रू है। 17 क्या है, ट्रू है, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करेगा, कहेगा दोनों ट्रू है, तो आंसर आ गया ट्रू, मतलब 1। ऐसे ही आपने नेगेटिव ऑफ 15 और 17 दिया, नेगेटिव ऑफ 15 अगेन ये भी एक ट्रू वैल्यू है, 17 ट्रू वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू, मतलब 1। अगर आपने दिया -15 और 0, अब ये क्या आंसर देगा, देखिए -15 इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू है ना। 0 को क्या ट्रीट करेगा, वो फॉल्स ट्रीट करेगा, क्योंकि 0 को हम फॉल्स मानते हैं सी में। तो ट्रू और फॉल्स, क्या आंसर मिलेगा, इस टेबल से देख के बताइए। ट्रू और फॉल्स, आपको आंसर मिल रहा है ट्रू, तो आपको ट्रू मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। जबकि एंड के केस में क्या मिल रहा था, एंड के केस में क्या करता है, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन में से एक फॉल्स होती है तो आपको फॉल्स मिलता है, तो उसके केस में तो आपको इसका आंसर टोटल का 0 मिल रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। इसमें एक कंसेप्ट भी होता है शॉर्ट सर्किटिंग का, तो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के समय देखेंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग कंसेप्ट कैसे काम करता है इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, मतलब इसको केवल एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है जिसपे ये काम करता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन 1, मतलब एक ही एक्सप्रेशन है, तो अगर वो इनपुट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू बन जाएगा, और अगर इनपुट एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपका फाइनल रिजल्ट फॉल्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, ए में 10 है, बी में 20 और सी में 20। और यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हैं और देखा है कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा नॉट ऑपरेटर के साथ। तो जैसे आपने लिखा है नॉट ऑफ 15, क्योंकि आपको पता है 15 तो एक ट्रू वैल्यू है, तो नॉट ऑफ ट्रू, तो क्या मिलेगा, नॉट ऑफ ट्रू का रिजल्ट मिल जाएगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स। और सी में फाइनल आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। नॉट ऑफ ए, मतलब ए में क्या है 10, तो 10 क्या है, ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि 10 आपका एक ट्रू वैल्यू माना जाता है सी में, ठीक है। तो नॉट ऑफ ट्रू बन गया ये, नॉट ऑफ ट्रू का मतलब उल्टा कर दो, ट्रू का फॉल्स, और फॉल्स आपका सी में आएगा 0। ऐसे ही नॉट ऑफ 0, 0 क्या माना जाता है, फॉल्स, तो यानी नॉट ऑफ फॉल्स बन गया इस एक्सप्रेशन का मतलब। फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू, और ट्रू को सी में लिखते हैं 1। ऐसे ही नॉट ऑफ बी ग्रेटर देन सी, तो इसमें क्या होता है, नॉट ऑपरेटर के पहले कहता है मुझे इसका आंसर दो पहले एक सिंगल वैल्यू में, ट्रू या फॉल्स में। तो पहले आप बी ग्रेटर देन सी को चेक करिए, क्या इसका आंसर आएगा। बी क्या सी से बड़ा है, बी में 20, सी में 20, 20 से बड़ा है, गलत, वो तो इक्वल है ना, तो 20 ग्रेटर देन 20 तो फॉल्स हुआ, तो इस टोटल का आंसर आ गया फॉल्स। तो नॉट ऑफ फॉल्स, इसका क्या आंसर आ गया, ट्रू, क्योंकि फॉल्स का अपोजिट ट्रू, तो ट्रू का आंसर हो गया 1। ऐसे ही नॉट ऑफ बी इक्वल टू सी, बताइए 20 20 के बराबर है, आप कहेंगे यस, यानी इसका आंसर आया ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, 0। एंड लास्ट इज नॉट ऑफ -50, -50 क्या है, ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू है, यानी ट्रू वैल्यू, तो नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू को उल्टा कर दिया, फॉल्स का आंसर आ गया 0। तो आई होप आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों ऑपरेटर को हम सी प्रोग्राम में लिख करके चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए में 10 दिया है, बी में 20 और तीनों ऑपरेटर को यूज किया है। तो मैं इनका आउटपुट चला के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 10 और 20 दोनों ट्रू वैल्यू है, तो एंड ऑपरेटर कह रहा है 1 और भी कहेगा 1, और नॉट ऑफ ए मतलब नॉट ऑफ 10, नॉट ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू का ऑपोजिट हो गया 0। अब अगर मैं यहाँ पर -20 दे देता हूँ, तो देखिए -20 में भी सेम आएगा, क्योंकि 10 और -20 दोनों फिर से ट्रू हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू 0 दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बी को 0 दे दिया, 10 और 0 में से बी फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर तो मना कर देगा, वो कहेगा मैं तो फॉल्स दूंगा, 0 बोल देगा। और ऑपरेटर कहेगा ए तो ट्रू है ना, तो इसलिए क्या आ रहा है, देखिए ट्रू और फॉल्स, आंसर 1 आ रहा है। और नॉट ऑफ ए मतलब 10 का अपोजिट, 10 मतलब ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स, यानी 0। अगर आप यहाँ पर ए की जगह बी लिख देंगे तो देखिए आपको 1 मिल रहा है, क्योंकि नॉट ऑफ बी मतलब 0, 0 का नॉट यानी 0 का अपोजिट, 0 का अपोजिट क्या होता है 1, तो 1 आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, लाइक अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड जो भी हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑपरेटर्स हमारे बच गए हैं, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड सो ऑन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कमेंट है या सजेशंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।